नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कलेक्टर ने टीएल बैठक में की समीक्षा, योजनाओं के विस्तार के दिए निर्देश। बच्चों के खेल मैदान में अतिक्रमण, ग्रामीणों ने किया विरोध। किसानों के बीज को किया जा रहा रिजेक्ट, परेशान किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट। और मौसम में फिर बदलाव, कई जगह हुई हल्की बारिश। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक टीएल बैठक में धान खरीदी सहित शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने झांसी हादसा को ध्यान में रखते हुए यहां भी सभी अस्पतालों में सावधानी बरतने के निर्देश दिए। जिला अस्पताल, सिम्स सहित सभी सामुदायिक अस्पतालों में फायर ऑडिट कराकर रिपोर्ट देने को कहा। उन्होंने अस्पताल भवनों की संपूर्ण वायरिंग और बिजली चलित उपकरणों की एक बार सर्विसिंग करा लेने को भी कहा। उन्होंने अस्पतालों में मौजूद अग्निशमन उपकरणों को चालू हालात में रखने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने नगरीय इलाकों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2 की भी समीक्षा की। फिलहाल योजना के अंतर्गत आवेदन लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चॉइस सेंटरों के जरिए भी इसके लिए आवेदन लिए जाएं। स्कूल जतन योजना के तहत मरम्मत में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई, इसकी भी जानकारी ली। उन्होंने इस मामले को टीएल में दर्ज कर प्रति सप्ताह कार्रवाई प्रतिवेदन अवगत कराने को कहा। उन्होंने प्राकृतिक आपदा से हुई मौत के बाद दी जाने वाली आर्थिक सहायता में विलंब होने पर नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक जनदर्शन में दूर दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने सभी की समस्याओं को इत्मीनान से सुना और निराकरण योग्य आवेदनों को मौके पर ही निराकरण किया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन भेजते हुए जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। साप्ताहिक जनदर्शन में कोटा ब्लॉक के रतनपुर की रुखसाना सहित अन्य महिलाओं ने बैंक में कर्ज माफी एवं किश्त की वसूली पर रोक लगाने कलेक्टर को आवेदन सौंपा। महिलाओं ने बताया कि बैंक से लोन लेकर राशि कंपनी में जमा की है और ठगी का शिकार हो गए हैं। कलेक्टर ने आवेदन एसपी को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बिल्हा विकासखंड के बोदरी तहसील के समीपस्थ लगे गांव के किसान अवैध सीमांकन की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर ने किसानों की समस्याओं का समाधान करने आवेदन एसडीएम बिल्हा को भेजा। विकासखंड बिल्हा के ग्राम धूमा के शासकीय प्राथमिक शाला की प्रधान पाठिका ने स्कूल परिसर में बाउंड्री वॉल नहीं होने की शिकायत कलेक्टर से की। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बिल्हा विकासखंड के ग्राम पिंडरवा के सरपंच उमेश श्रीवास ने आश्रित ग्राम लच्छनपुर में हो रहे बेजा कब्जे की शिकायत कलेक्टर से की। कलेक्टर ने मामले को बिल्हा एसडीएम को सौंपा। कोटा निवासी कैलाश चंद्र गुप्ता ने बेलसरा के मेन रोड स्थित भूमि का मुआवजा राशि दिलाने कलेक्टर को आवेदन सौंपा। प्री बोर्ड परीक्षा को लेकर डीपी के निर्देश के बाद सभी स्कूलों को 1 महीने के अंदर पाठ्यक्रम पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में बोर्ड कक्षाओं के 60% कोर्स पूरे होने में लगभग 6 महीने का समय लग गया। वहीं 40% कोर्स को 1 महीने के अंदर पूरा करने की बात समझ से परे है, क्योंकि जो काम 6 महीने में पूरा नहीं हो सका उसे 1 महीने के अंदर कैसे पूरा कर लिया जाएगा। इधर परीक्षा परिणाम को बेहतर लाने के उद्देश्य से जिले में 90+ की कार्य योजना भी तैयार की गई है। इसके बावजूद अब तक बोर्ड कक्षाओं के सिलेबस पूरे नहीं हो सके हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम सुधारने के प्रयास के तहत प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में एक साथ प्री बोर्ड की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
इसके लिए प्रदेश स्तर पर प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं ताकि छात्रों को बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी हो सके। इधर पाठ्यक्रम पूर्ण होने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू ने सभी स्कूलों के प्राचार्य को तय समय सीमा पर सिलेबस पूरा करने निर्देश दिए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अगर जरूरत पड़े तो स्कूल प्रबंधन को अतिरिक्त क्लास लेकर कोर्स को पूरा करने कहा है। हमारे जिले में बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के बारे में जून से ही ये चल रहा है 90 प्लस योजना हमने चालू कर दी है और जागरूक हैं। सभी प्राचार्य लोगों को और विषय विशेषज्ञ लोगों को भी कई बार प्रशिक्षण दे चुके हैं कि रिजल्ट में कैसे सुधार आए, कैसे अच्छे से अच्छे ढंग से छात्र-छात्राओं को अध्यापन कार्य कराया जाए जिससे रिजल्ट में सुधार हो। विगत कई वर्षों से कक्षा 10वीं और 12वीं का बोर्ड का रिजल्ट विशेषकर बिलासपुर जिले का कमज़ोर रहता है। तो इस सत्र कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार 90 प्लस की योजना बनाकर जून से ही हमने चला रहे हैं प्रक्रिया को और सिलेबस को पूर्ण करने के लिए 10 जून तक के पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है और सिलेबस जैसे ही 10 जनवरी तक हो जाएगा कोर्स पूर्ण, उसके बाद 20 जनवरी से उसमें प्री बोर्ड एग्ज़ाम लिया जाएगा। उससे पहले अभी अर्धवार्षिक परीक्षा की भी तैयारी में लगे हुए हैं। जिन स्कूलों में नहीं हो पाएगा सर उनके लिए किस तरह क्या कार्रवाई की जाएगी क्या विभाग से? नहीं, सभी शिक्षकों और प्राचार्यों को आपके माध्यम से हम पुनः कह रहे हैं कि उनको निर्देशित किया जा रहा है कि वो कोर्स 10 जनवरी तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएँ। यदि कोर्स ज़्यादा शेष है तो एक्स्ट्रा क्लास लेकर अध्यापन कार्य कराएँ, लेकिन छात्र-छात्राओं को कोर्स अनिवार्य रूप से खेल मैदान को कब्जा मुक्त करने मांग को लेकर बोहिरापारा लमेर के ग्रामीण बड़ी संख्या में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां उन्होंने गांव के एक ग्रामीण के द्वारा ही बच्चों के खेल मैदान में अवैध निर्माण कार्य करने की शिकायत जिला कलेक्टर अवनीश शरण से की। इस दौरान ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के खसरा क्रमांक 8941 रकबे के 2 एकड़ जमीन को वन विभाग द्वारा खेल मैदान के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें गांव के ही एक कथित व्यक्ति ने उसमें अवैध निर्माण कर घर बनाना शुरू कर दिया है। मामले को लेकर पूर्व में ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन द्वारा उगता अवैध निर्माण को बंद कराकर रिक्त भूमि को कब्जा मुक्त किया गया था। वर्तमान में पुनः गांव के खेल मैदान में अवैध निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर एक बार फिर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से कड़ी कार्रवाई कर खेल मैदान को कब्जा मुक्त करने की मांग की है। मामले में जिला कलेक्टर ने जल्द ही उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम लोग अपने मैदान के कारण आए हैं और इसमें जमीन वन विभाग का जमीन है और ये जलेश्वरपुरी गांव का ही रहने वाला है लमेर का, वो इसमें मकान बना रहे हैं और इससे 5 से 6 साल हो गए उसको बोलते बोलते। और हम लोग को जो वन विभाग का जो अधिकारी है उन लोग मौखिक रूप से उसमें खेल के लिए दिए हैं और इससे पहले हम लोग 25 को फिर आए थे। खेल मैदान नहीं है तो फिर वो गांव के बच्चे लोग कहाँ खेलते हैं? हाँ वही प्रॉब्लम है, जो गाँव बच्चे हैं वो कहाँ खेलेंगे अगर मैदान नहीं रहेगा तो। उसके लिए हम लोग बार बार आए हैं, एक दूसरा बार है। आज क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये दिया है कि उसका निराकरण होगा करके। समस्या ये है कि हमारे क्रिकेट मैदान है, वहाँ 5 साल 6 साल हो गए सर लड़ा, वो मान भी नहीं करत है। तो जमीन लोग कोई दे का विभाग से कोई दे है? नहीं दिए बिलासपुर में करोड़ों के किम्स हॉस्पिटल पर उत्तराधिकार का विवाद अदालत में चल रहा है। अब अदालत से बाहर अस्पताल पर कब्जे को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई पर हमला कर दिया। डॉक्टर भाइयों में हुए विवाद के बाद बड़े भाई ने अचानक हमला कर छोटे भाई को जमीन पर पटक दिया और उसकी छाती पर बैठकर गला दबाने लगा। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं बीच बचाव करने आई अस्पताल में कार्यरत महिला डॉक्टर की भी बड़े भाई ने पिटाई कर दी। मारपीट के बाद दोनों पक्ष थाना पहुंचे और अपराध दर्ज करवाया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। मगरपारा में किम्स अस्पताल स्थित है। इस अस्पताल के मालिक डॉक्टर YR कृष्णा की मौत के बाद उनके वारिसों में करोड़ों के अस्पताल पर मालिकाना हक का विवाद चल रहा है। स्वर्गीय डॉक्टर YR कृष्णा के दोनों बेटे डॉक्टर राजशेखर और डॉक्टर रविशेखर डॉक्टर हैं। बड़े भाई डॉक्टर राजशेखर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो वहीं उनके छोटे भाई डॉक्टर रविशेखर न्यूरो सर्जन हैं। दोनों भाइयों में अस्पताल पर मालिकाना हक को लेकर लंबे समय से विवाद
चला आ रहा है। इस विवाद में दिवंगत डॉक्टर वाई.आर. कृष्णा की पत्नी अपने छोटे बेटे रवि शेखर की तरफ है। दोनों भाइयों के मध्य संपत्ति का विवाद अदालत में चल रहा है। विवाद के चलते पूर्व में भी मामला थाने तक पहुंचा था और एफआईआर हुई थी। अब एक बार फिर से मारपीट का मामला सामने आया है। गलत तरीके से मेरे छोटे भाई ने हड़प ली थी। वो और उसकी एक मित्र हैं सुधाराम करके, जिन्होंने हॉस्पिटल पे ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा है। कोर्ट से डिसीजन होने के बावजूद मुझे मेरे हॉस्पिटल में ये लोग घुसने नहीं देते, मारपीट करते हैं, जबरन झूठे केसेस करते रहते हैं, जिसके लिए मैंने पुलिस से एफआईआर भी कराई है। कोर्ट में केस चल रहा है। आज कोर्ट से केस वापस लेने के चलने में उन्होंने मेरे ओपीडी में घुस के मेरे साथ मारपीट की, जिसमें डॉक्टर रवि शेखर उन्होंने बहुत हाथापाई की और डॉक्टर सुधाराम ने मुझे बोला कि तेरे जैसे 2 कौड़ी के 10 ऑर्थोपेडिक सर्जन अपने अंडर में रख सकती हूँ। और उन्होंने सिक्योरिटी को मेरे ही हॉस्पिटल में बोला कि इसको बाहर उठा के फेंको। मैंने आपत्ति जताई तो दोनों ने मेरे साथ मिलकर मारपीट की, बाल खींचना और ये सब जो है, जो सीसीटीवी फुटेज में भी रिकॉर्ड हो गया है हॉस्पिटल के, और ये इनके द्वारा कई महीनों से किया जा रहा है। मुझे मेरी अथॉरिटी नहीं दी जा रही है और 3 साल से मुझे मेरे हॉस्पिटल में जाने नहीं दे रहे हैं, अकाउंट्स नहीं दिखाते हैं, गबन करते हैं, मेरे सिग्नेचर फोर्ज करके इन्होंने कोर्ट में लगा के रखे हैं। ऐसे कई काम कर रहे हैं ये लोग, और मैं एफआईआर करता हूँ तो मेरे को मारपीट करते हैं। डॉक्टर सुधाराम मेरे पे झूठा केस करने की कई बार धमकी दे चुकी है, कोशिश भी कर चुकी हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोमवार को बीज निगम में पंजीकृत किसान बड़ी संख्या में अपनी समस्या लेकर जिला कलेक्टर अवनीश शरण के पास पहुंचे, जहां उन्होंने जनदर्शन में धान के विक्रय को लेकर आने वाली दिक्कतों से उनको अवगत कराते हुए जल्द ही उचित व्यवस्था करने का आग्रह किया। इस दौरान क्षेत्र से आए किसानों ने जानकारी बीज निगम में बीज उत्पादन कार्यक्रम वर्ष 2024-25 के लिए पंजीयन कराया था।
अब जब वर्तमान वर्ष में वह सेवा सहकारी समितियों में धान बेचने जा रहे हैं तो उन्हें बिना किसी लिखित आदेश के सहकारी समितियां द्वारा धान खरीदी के लिए मना कर दिया जा रहा है, जिसके कारण धान बेचने को लेकर उन्हें काफी समस्या हो रही है। किसानों का कहना है कि समिति के लोगों द्वारा उन्हें मौखिक रूप से धान बीज निगम में बेचने की समझाइश दी जा रही है, जबकि विगत वर्षों में उक्त किसानों द्वारा सहकारी समितियों में ही धान का विक्रय किया गया था। ऐसे में इस वर्ष इस नई मौखिक आदेश किसने की चिंता बढ़ गई है, जिनके द्वारा बीज निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर भी वह सहकारी समितियों में अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। बहरहाल इस मामले में जिला कलेक्टर ने जल्द ही उचित व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। हमन के बीज निगम के हमन अपराधी किसान जो मेरे हमन एकत्रित हुए हैं तो मन जेमन भूल पूर्वक हमन माने विगत 20 साल से वहाँ पंजीयन कराता था हबन। ये 20 साल में एको भी इसने 2 जगह बेचे, 1 जगह बेचे के समस्या नहीं आए और न जाने कौन आदेश दे, न जाने कौन न कोई करे लिखित नहीं है। लेकिन ये जो व्यवस्था है तो अत्यक पुख्ता हो गए ये जो 1.5 महीने धान खरीदी थे कि हर सोसाइटी में 3-3 जन नोडल बैठा रहे हैं और जो बीज निगम के जो माने किसान है जो मन के लिस्ट पहुंचा दिया गया है वो मतलब लाल पेन में लिख दिया गया है कि इनकर धान नहीं लेना है। कारण मैं नहीं जाना, सब कहते कलेक्टर कर जा लिखवा के ला तो ओकरे हमने कलेक्टर कर हमन अपन प्रार्थना ले लेके आए हैं। लगभग कितना किसान हुई कौन क्षेत्र से आए? हमन आए हैं मस्तूरी ले, बाकी किसान मन तखनपुर ले, कहूँ मुंगेली ले, माने अलग अलग जगह ले माने मेरे किसान मन एकत्रित हुए हैं। का व्यवस्था होना चाहिए आप मन के? व्यवस्था ये होना चाहिए कि हमन के धान लो वहाँ माने सोसाइटी में बिक्री किए जाए। हमन के बीज निगम में हमन काबर देबो? हमन बीज निगम में 2100 रुपये में धान बेच के का हमन कुछ प्रमाण पत्र दे सरकार है तो हमन बीज निगम में धान ले देबो। हमन 2100 रुपये में धान बेचबो सोसाइटी में जी जे में उड़वाए बनी पड़े धुर्रा घला चली 1 किलो माटी घला चली यहाँ 37 कुंटल 100 में 50 कुंटल में हमन माने 3600 रुपया पा के का कुछ प्रमाण पत्र थोड़े ले भाई। हमन तो किसान है, हमन रुपया कमाए हमन आए तब हमन माने वो अपराध कर 20 साल हो गए तेकर सजा लेकिन पाक है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज आने वाले यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने, उनकी यात्रा सुगम और सुखद रहे, इसलिए महाकुंभ के दौरान रेलवे की तैयारी का जायजा लेने केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज पहुंचकर रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रयागराज क्षेत्र में महाकुंभ के लिए स्वीकृत सभी परियोजनाएं समय से पूर्ण कर ली जाएं, यात्रियों की सुविधा का भरपूर ख्याल रखा जाए। उन्होंने कई स्थानों पर जाकर स्वयं महाकुंभ के लिए की जा रही तैयारियों का अवलोकन किया। केंद्रीय रेल मंत्री ने प्रयागराज में सबसे पहले झांसी रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों एवं महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार सहित उत्तर मध्य रेल, उत्तर रेल एवं पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक एवं संबंधित मंडल रेल प्रबंधकों के साथ अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सरकंडा क्षेत्र में हुई 2 चोरियों का खुलासा हुआ है, जिसमें प्रार्थी उत्तम पटेल निवासी अशोक नगर जो डीएलएस कॉलेज के पास किराए के मकान में मशरूम लैब का ऑफिस चलाता है, उक्त मकान के सामने ऑफिस है एवं पीछे रूम है जहां उसका भाई रहता है, जहां 7/12/2024 की सुबह करीब 7 बजे अपने ऑफिस जाकर देखा तो ऑफिस के मेन गेट का ताला टूटा हुआ था, अंदर सामान बिखरा पड़ा था। ऑफिस में रखे प्रिंटर, कैमरा, हार्ड डिस्क, वायरलेस माइक, एडॉप्टर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स सामान कुल कीमती 51,740 रुपए नहीं थे। इसी प्रकार प्रार्थिया पूजा घाटगे निवासी अशोकनगर सरकंडा प्रतिदिन की भांति अपने काम पर गई हुई थी। बच्चे घर में थे जो खेलने के लिए गए थे। शाम करीब 7:30 बजे वापस आई तो देखा कि घर का सामान बिखरा हुआ था। पूजा वाले कमरे में रखे पीतल का गुंडी, लोटा, मूर्ति, हेडफोन, चांदी की मूर्ति आदि कुल कीमती 15,000 रुपए कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया।
एक ही दिन हुए चोरी की 2 घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपी पतासाजी हेतु टीम तैयार कर रवाना की गई। टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों का फुटेज का अवलोकन पर संदेही शुभम यादव निवासी अशोक नगर के रूप में पहचान की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक नीलेश कुमार पांडे के नेतृत्व में तत्काल टीम द्वारा संदेही शुभम यादव को पकड़ा गया। प्रकरणों में चोरी किए सामान को जब्त कर उसे न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया है। बिलासपुर में 11 दिसंबर से ठंड का असर तेजी से दिखाई देगा। रविवार को दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, इसके चलते ठंड का असर देखने को मिला। वहीं दिन और रात के तापमान में मामूली गिरावट भी दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव आया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार भले ही अभी ठंड कम है, लेकिन इसके बाद भी दिन और रात के तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। शुक्रवार और शनिवार को मौसम साफ रहा, जिसके बाद धूप तेज होने के कारण ठंड का असर कम रहा। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड का असर अधिक होने की संभावना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।